नमस्कार दोस्तों, आप सभी हिंदी पारिवारिक कहानियाँ सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं। तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए इसे अंत तक ज़रूर सुनें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, अंधविश्वास का दलदल। आज रविवार की छुट्टी होने के कारण होटल में काफ़ी भीड़ थी। हमें भी डिनर ऑर्डर किए काफ़ी वक्त हो चुका था, पर अभी तक आया नहीं था। हम बैठे बैठे ऐसे ही कुछ बातों पर हंस बोल रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस टेबल पर जा अटक रहा था जहां एक फैमिली बैठी थी। उनका टेबल हमारे टेबल को छोड़कर तीसरा टेबल था, जिसमें माँ बाप और 3 बच्चे बैठे हुए थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटियां अपने मोबाइल में व्यस्त थी और माँ बाप आपस में ही बातें कर रहे थे। पति का चेहरा तो नहीं दिख रहा था क्योंकि उसका चेहरा उस तरफ था, पर पत्नी के हाव भाव से लग रहा था कि उनमें किसी बात को लेकर बहस चल रही थी, क्योंकि पत्नी अपनी आंखें बड़ी कर कर के कुछ बोले जा रही थी और पति अपना हाथ उठाकर उसे शांत रहने को कह रहा था। उसका बेटा, उसकी उम्र करीब 3-3.5 साल की ही होगी, सब बातों से बेफिक्र, वो अपने में ही मग्न। कभी कांटा चम्मच से खेलता तो कभी उसी कांटा चम्मच से प्लेट बजाने लगता, तभी टेबल पर रखे नमक और पेपर पाउडर को अपनी हथेली पर गिराकर उंगली से चाटने लगता, कभी टिश्यू निकालकर अपना चेहरा खुद ही पोंछने लगता, और जब उसकी माँ उसे आंखें दिखाकर थप्पड़ उठाती और इशारे से कहती कि बैठ जाओ नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा, तो वो बैठ भी जाता था, पर फिर थोड़ी देर में वही सब कुछ शुरू कर देता था। उसकी छोटी छोटी शरारतें देखकर मुझे उस मासूम पर बड़ी हंसी आ रही थी और प्यार भी आ रहा था। सच में बच्चे कितने मासूम होते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी हरकतों को कौन देख रहा है कौन नहीं। उसकी शरारतें मुझे अपनी सी लगने लगी। आखिर हमने भी तो इसी तरह की शरारतें की होगी कभी। बीच बीच में वो मुझे भी देखता कि मैं उसे देख रही हूँ और शांत खड़ा हो जाता, और जब मैं उसे देखकर मुस्कुरा देती तो फिर शुरू हो जाता। तभी मेरे पति वरुण बोले कि खाना आ गया। जहाँ मेरे बेटे ने अपनी पसंद का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, वहीं बेटी ने पाव भाजी और हमने सिंपल दाल रोटी और सब्जी मंगवाई थी। अभी हमने खाना शुरू ही किया था कि वो बच्चा हमारे टेबल के सामने आकर खड़ा। मैं उसे देखकर मुस्कुराई और उसने नरम गालों को छूकर प्यार भी किया, लेकिन उसका ध्यान तो बस पिज़्ज़ा पर ही अटका हुआ था। टकटकी लगाकर वह पिज़्ज़ा को देख रहा था। लग रहा था कि अभी बोलूँगी और खाने लगेगा। थोड़ा सा खिला दे क्या? मैंने वरुण की तरफ देखते हुए कहा। नहीं मीरा, ऐसे किसी अनजान बच्चे को कुछ खिलाना पिलाना ठीक बात नहीं है। पता नहीं उनके माँ बाप क्या बोले। लगा वरुण सही कह रहे हैं। तभी उसकी माँ ने आंखें दिखाते हुए उसे आने का इशारा किया। माँ के डर से वो चला तो गया, लेकिन फिर वापस आकर हमारे टेबल के सामने ही खड़ा हो गया। लग रहा था कि अभी पिज़्ज़ा उठाकर खाने लगेगा। हमें थोड़ा अजीब भी लग रहा था। थोड़ा सा खिला देते हैं ना, इसमें क्या हर्ज है? मेरा बेटा जिगर पिज़्ज़ा का एक पीस उस बच्चे की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा, तो वरुण ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मैंने मना किया ना। अरे, दूसरों के बच्चों को ऐसे कैसे कुछ खिला सकते हो? अगर उसके माँ बाप को बुरा लग गया तो? पर वो बच्चा तो वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। खाते खाते यह सोचकर मेरा हाथ रुक गया कि शायद बच्चा बहुत भूखा है, और मैं उससे कुछ पूछती कि उसकी माँ ने आवाज़ देकर उसे बुला लिया, क्योंकि उसके टेबल पर भी खाना आ चुका था। सच में बच्चा भूखा था। जल्दी जल्दी वो पापड़ पर टूट पड़ा और उसकी माँ आंखें दिखाते हुए बोली थी, आराम से खाओ, आराम से। हमारा खाना तो बस हो ही चुका था और बेरा बिल के साथ सौंफ चीनी भी लेकर आ गया था। हम होटल से निकलने ही जा रहे थे, पर हमारी आदत ऐसी होती है कि अगर हम किसी चीज़ को बार बार देख रहे होते हैं तो जाते जाते भी लगता है कि एक बार मुड़कर
और देख लें। इसलिए मेरी नज़र फिर एक बार उस बच्चे पर जा टिकी, पर उस बच्चे के बगल वाली कुर्सी पर प्रतीक को देखकर हैरान सी रह गई। लगा कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही हैं ना। हाँ, धोखा ही होगा, क्योंकि यहाँ प्रतीक कैसे हो सकता है, और ये तो सिर्फ प्रतीक सा दिखता है। मैंने अपने मन में कहा कि तभी पीछे से अपना नाम सुनकर मैं चौंक गई। वो झटकते हुए मेरे पास आया और कहने लगा, मीरा, तुम यहाँ? प्रतीक, तुम? मैं आश्चर्यचकित रह गई उसे यहाँ देखकर। तो क्या यह प्रतीक की फैमिली है? और प्रतीक कैसा हो गया है, यह तो ठीक से पहचान में भी नहीं आ रहा है। सिर के आधे बाल उड़ गए हैं, आँखों पर मोटा सा चश्मा, चेहरे पर कोई रौनक नहीं, न तो हंसी न मुस्कुराहट। अपनी उम्र से करीब 10 साल बड़ा लग रहा है वह। उसे देख मेरे दिल में फिर से वही भावना जाग उठी। मीरा, मीरा, कहाँ खो गई? क्या पहचाना नहीं मुझे? प्रतीक की आवाज़ से मेरा ध्यान भंग हुआ। अपने को भावनाओं के जाल से मुक्त कर और आत्मसंयमित होकर मैंने कहा, प्रतीक, तुम और यहाँ? और ये तुम्हारी फैमिली है क्या? मुझे उसकी फैमिली के बारे में सामने से नहीं पूछना चाहिए था, पर अनायास ही मेरे मुंह से निकल गया। प्रतीक अपनी फैमिली से मिलवाते हुए कहने लगा कि हाँ, ये मेरी फैमिली है। मेरी पत्नी नंदा, ये बड़ी बेटी कोयल, छोटी बेटी पिंकी और छोटा अंश। अभी कुछ महीने पहले ही मेरा तबादला यहाँ मुंबई में हुआ है। मैंने अपने मन में ही कहा, ओह अच्छा, तो ये है प्रतीक की जीवन संगिनी। आखिर प्रतीक की माँ को अपने मन की बहू मिल ही गई। वैसे बहुत खास तो नहीं है देखने में, हो सकता है उसकी नज़र में हो। मैंने भी अपने परिवार से प्रतीक को मिलवाते हुए कहा, प्रतीक, ये मेरे पति वरुण, बेटा जिगर और बेटी साक्षी। प्रतीक बड़े गौर से मेरे पति और बच्चों को देखे जा रहा था। वरुण कहने लगे, क्या आप दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो? हाँ वरुण, हमने एक साथ ही प्रोबेशनरी ऑफिसर की ट्रेनिंग ली थी और तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। हमारे पिछले रिलेशन के बारे में कुछ न बताकर संक्षिप्त तौर पर हमने एक दूसरे का परिचय सबके सामने रख दिया। वरुण प्रतीक के हाथ मिलाते हुए बातें करने लगे और प्रतीक की पत्नी नंदा के बातें करने लगी। थोड़ी देर में ही पता चल गया कि वो कितनी तेज तर्रार औरत है, जब बस अपनी ही हाँके जा रही थी और बीच बीच में मेरे हाथों के डायमंड की चूड़ियों पर भी नज़र डाले जा रही। कुछ देर बाद जैसे हम चलने को हुए, अपनी आदत के अनुसार वरुण कहने लगे, अब ऐसे सिर्फ हाय हेलो से काम नहीं चलेगा। परसों क्रिसमस की छुट्टी है, आप हमारे घर खाने के लिए आमंत्रित हैं। प्रतीक ना नहीं कहना। प्रतीक नहीं कहता रहा, पर वरुण ने उसकी एक न सुनी। मुझे वरुण पर गुस्सा भी आ रहा था। क्या ज़रूरत थी तुरंत किसी को अपने घर बुलाने की? प्रतीक मुझे देखने लगा, क्योंकि मुझे पता था वो भी मेरे घर नहीं आना चाहता होगा, पर वरुण को कौन समझाए। मजबूरन मुझे भी कहना पड़ा, आओ न, बैठकर बातें करेंगे। याद करना तो दूर, अब प्रतीक कभी भूले बिसरे भी मेरे ख्यालों में नहीं आता था, पर आज अचानक उसे देखकर जाने मेरे मन को क्या हो गया। वरुण ने अपना फ़ोन नंबर के साथ घर का पता भी प्रतीक को मैसेज कर दिया। रास्ते भर मैं प्रतीक और उसकी फैमिली के बारे में ही सोचती रही। माँ ने ही तो बताया था मुझे मेरे बाद प्रतीक के लिए कितने रिश्ते आए और कुंडली न मिलने के कारण लौट गए। हाँ, यह भी बताया था माँ ने कि प्रतीक की जिस लड़की से शादी तय हुई है, उससे प्रतीक के 28 गुणों का मिलन हुआ है। लेकिन प्रतीक और उसकी पत्नी को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों का एक भी गुण मिल रहा हो। खैर, मुझे क्या, माना हमारा रिश्ता न हो पाया, पर वरुण जैसा इतना प्यार करने वाला पति तो पाया न मैंने। घर आकर हमने थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें की और सो गए।
सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजकर हमेशा की तरह हम वॉक पर निकल गए। वरुण बातें करते रहे और मैं उनकी बातों पर सिर्फ हाँ हूँ ही करती रही। मेरे मन में यही सवाल उठ रहा था कि क्या जन्मपत्री मिलाने के बावजूद प्रतीक खुश था अपनी पत्नी के साथ? क्या सच में दोनों का मन मिल रहा था? चाय पीते हुए भी वही सब बातें चल रही थी मेरे दिमाग में। वरुण ने टोका भी कि क्या सोच रही हो, पर मैंने अपना सिर हिलाकर इशारे में कहा कुछ नहीं। वरुण को ऑफिस भेजकर मैं अपने बैंक के लिए निकल गई। रात में खाना खाते वक्त वरुण कहने लगे, मीरा कल मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, ज़रूरी मीटिंग है और हो सकता है लेट हो जाऊं, तो मेरी तरफ से प्रतीक और उसके परिवार को सॉरी बोल देना। मुझे वरुण पर इतना गुस्सा आने लगा कि क्या बताऊं। मुझे गुस्सा होते देख कहने लगे, सॉरी यार सॉरी, अब इतना गुस्सा कभी मत करो और इतने गुस्से से मुझे मत देखो। क्या बच्चे की जान लोगी? और बच्चों के सामने ही मेरे गालों को चूमने लगे। वरुण की ये आदत भी मुझे नहीं पसंद कि बच्चों के सामने ही रोमांस शुरू कर देते हैं। बच्चे भी हो पापा कहकर मज़े लेने लगे। दूसरे दिन वरुण अपने ऑफिस के लिए निकल गए और थोड़ी देर बाद बच्चे भी यह कहकर घर से निकल गए कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलने का और फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया है। लो अब मैं क्या करूँगी, सोचा चलो खाने की तैयारी ही कर लेती हूँ, क्योंकि अकेले हूँ तो खाना बनाने में वक्त भी लगेगा और घर को भी व्यवस्थित करना है। सो मैं लग गई अपने कामों में। दोपहर के करीब 1 बजे वे लोग हमारे घर आ गए। मैंने उन्हें बिठाया और पहले सबको जूस सर्व किया, फिर कुछ सूखा नाश्ता टेबल पर लगा दिया। प्रतीक वरुण और बच्चों के बारे में पूछने लगा तो मैंने उसे बताया कि अर्जेंट मीटिंग आ गई थी इसलिए, लेकिन सामने वरुण को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। वरुण आप तो? हाँ मीटिंग रद्द हो गई और अच्छा ही हुआ। बोलो कोई काम बाकी है? वरुण ने कहा नहीं, सब तैयार है। मैंने कहा खाना पीना समाप्त होने के बाद हम बाहर लॉन में ही कुर्सी लगाकर बैठ गए। हम बातें ही कर रहे थे और बच्चे वहीं लॉन में खेल रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान प्रतीक के बेटे पर चला गया, जो कभी झूला झूलता तो कभी झूले को ही झुलाने लगता। उसकी प्यारी शरारतों पर मैंने मंद मंद मुस्कुरा रही थी। फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसके पास जाकर उससे बातें करना शुरू किया। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा तो उसने तुतलाते हुए कहा कि अंश मेरा नाम है। अंश? अरे वाह, बहुत ही सुंदर नाम है तुम्हारा तो। उसकी तोतली बातों पर मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन अचानक से जब मेरी नज़र प्रतीक पर पड़ी तो मैं सकपकासी रह गई। पता नहीं कब से वो मुझे ही देखे जा रहा था, जैसे बहुत कुछ कहना चाह रहा हो, कुछ बताना चाह रहा हो, लेकिन अपने मन में ही दबाए हुए था। ठीक है अब चलते हैं, कहकर प्रतीक उठ खड़ा हुआ, पर वरुण ने यह कहकर उन्हें रोक लिया कि एक एक कप चाय हो जाए, जिसे प्रतीक ठुकरा नहीं पाया। मैं चाय बनाने जा ही रही थी कि नंदा भी मेरे पीछे पीछे आ गई और कहने लगी, हमारे आने से ज़्यादा काम बढ़ गया ना आपका? अरे ऐसी कोई बात नहीं नंदा जी। अच्छा अपने बारे में कुछ? अभी मैं बोलने ही जा रही थी कि मेरी बात बीच में काटती हुई कहने लगी, मैं अपने बारे में आपको क्या बताऊं मीरा जी। मेरा तो मानना है कि आप जैसी नौकरी करने वाली औरत ही ज़्यादा खुश रहती है, वरना हम जैसी गृहिणी तो बस काम और परिवार में पिस कर रह जाती हैं। अब हमें ही देख लीजिए, दिन भर बस घर और बच्चे के पीछे पागल रहती हैं। ऊपर से मेरी सास कुछ भी कर लो हमेशा उन्हें मुझ में शिकायत ही दिखाई देती है। कुछ तो काम है नहीं, बस दिन भर बग बग करती रहती हैं। अरे मैंने तो प्रतीक से इतनी बार कहा जाकर उन्हें गांव छोड़ आए, आखिर हमारी भी तो जिंदगी है। कब तक ढोते चलेंगे इन माता जी को, पर नहीं, उन्हें मेरी बात सुननी कहाँ है। आश्चर्यचकित थी मैं। अभी हम एक दूसरे को ठीक से जानते पहचानते भी नहीं थे और ये अपनी माँ समान सास के बारे में कैसे कैसे अल्फाज निकाल रही थी। क्या इसके लिए आंटी ने इतनी लड़कियों को ठुकरा दिया था और मुझे भी? नंदा फिर कहने लगी, सच कहती हूँ
मीरा जी, आप बड़ी किस्मत वाली हो जो आपको सास नहीं है, वरना मेरी सास तो मेरे लिए पनौती बनकर रह गई हैं। पनौती? और ये मेरे पति, लगता है जैसे मैं इनके पल्ले ज़बरदस्ती बांध दी गई हूँ। क्यों? मेरे मुंह से निकल गया। कहने लगी, क्यों? अरे देख रही हैं आप, कभी भी मुझे प्यार भरी नज़रों से नहीं देखते। भला पता नहीं किसके ख्यालों में खोए रहते हैं। तो क्या आज भी प्रतीक के दिल में मैं ही हूँ? सोचकर मेरी आँखों की कोर भीग गई। किसी तरह नंदा से छुपाकर अपने आंसू पोंछकर मैं बोली, ऐसी बात नहीं है नंदा जी, माँ बाप हो या सास ससुर, सब हमारे अपने ही होते हैं। और जैसे उन्होंने हमें पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, हमारे सुख को सबसे ऊपर रखा, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने माँ बाप को मान सम्मान दें, उनका सहारा बने। भले ही आंटी ने मेरे साथ जो भी किया, पर उनका अपमान कैसे कर सकती थी। लेकिन मेरी एक भी बात उसे अच्छी नहीं लगी। कहने लगी, ठीक है, ज़रा मैं आपका घर देख लेती हूँ। मैं उसे देखकर सोच में पड़ गई कि इतनी कड़वाहट भरी है इसके दिल में आंटी के लिए। जाते जाते प्रतीक कहने लगा, मीरा, खुश तो हो ना अपनी ज़िंदगी में? हाँ, खुश हूँ। और तुम? मेरे पूछने पर वो मेरी मुंह ताकने लगा, जैसे मुझसे ही पूछ रहा हो, क्या तुम्हें मैं खुश दिखाई दे रहा हूँ? कुछ न बोलो और अपनी नज़रें नीची करके चला गया। पापा नहीं रहे, माँ भी शायद ज़्यादा दिन ना बच पाए। तुम्हें ठुकरा कर आज भी वो पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। तुम्हारे बारे में बताया था उन्हें, मिलने को तड़प उठी। हो सके तो एक बार माँ से मिल लेना। कहते कहते प्रतीक की आंखें भर आई और मैं भी अपनी रुलाई कहाँ रोक पाई। सोचने लगी, आखिर ये हुआ ही क्यों? क्यों अंधविश्वास की खाई इतनी गहरी हो गई कि आंटी को हमारा प्यार, हमारी खुशियाँ नज़र नहीं आई। उन्हें यहाँ से जाते जाते शाम के 5 बज गए थे। रात में खाना खाकर सब सो गए, पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। प्रतीक का वो मुरझाया हुआ चेहरा, उसकी उदासी भरी आंखें मेरे मन को तड़पा गई। स्मृति की सारी पपड़ियाँ एक एक करके मेरे आंखों के सामने खुलने लगी। हम पहली बार तब मिले थे जब प्रोबेशनरी ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए हम गुड़गांव गए थे। बातों बातों में ही जाना कि हम एक ही शहर से हैं। ट्रेनिंग के 15 दिन कैसे बीत गए हमें पता नहीं चला। यह संयोग ही था कि हमारी पहली पोस्टिंग भी अपने शहर में ही मिल गई थी। अब वो हमारा मिलना जुलना अक्सर होने लगा था। दोस्त तो पहले ही बन चुके थे, लेकिन हमें एक दूसरे से प्यार हो गया यह तब पता चला जब रात रात तक एक दूसरे से फ़ोन पर बातें करने लगे। एक दिन न मिले पाने से हम बेचैन होने लगे। हमारे प्यार पर हमारे घर वालों ने भी हरी झंडी दिखा दी। अब हम एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे थे और प्रतीक के माँ पापा मुझे अपने घर का सदस्य ही समझने लगे थे। प्रतीक के पापा ने तो यहाँ तक कि कह दिया था कि प्रतीक बेटा, तूने अपने वास्ते इतनी सुंदर और गुणों भरी लड़की खुद ही ढूंढ निकाली। हो सकता है शायद हम न ढूंढ पाते। ऐसा नहीं था कि मैं आंटी को पसंद नहीं थी, पर कोई एक बात उन्हें परेशान कर रही थी। एक रोज़ मेरे पापा को बुलाकर वो बोली, भाई साहब, हो सके तो मीरा की जन्म कुंडली भिजवा दीजिए। मेरे पापा आश्चर्य से बोले, जन्म कुंडली? पर किस लिए? और हम तो इस कुंडली मिलाने पर विश्वास ही नहीं करते, इसलिए कभी बनवाने का सोचा भी नहीं। हाँ, पर जब मीरा बहुत छोटी थी तब उसकी दादी ने इसकी कुंडली बनवाई थी, पर अब पता नहीं कहाँ होगी। फिर मेरे पापा हंसकर कहने लगे कि बहन जी, अब हमें ही देख लीजिए, हमारा कोई कुंडली मिलाना विलाना नहीं हुआ था। फिर भी क्या मस्त ज़िंदगी कट रही है हमारी एक दूसरे के साथ। प्रतीक की माँ कहने लगी, वो सब तो ठीक है, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को लेकर थोड़ा सतर्क तो रहना ही पड़ता है। और हर्ज ही क्या है जो कुंडली मिलानी हो जाए। हो सके तो भिजवा दीजिए। प्रतीक और उसके पापा इशारों में मना करते रहे, पर प्रतीक की माँ तो जिद पर ही अड़ी हुई थी। अब दादी तो रही नहीं, फिर भी पापा ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा प्रतीक
के जिद पर हमारी सगाई तो हो गई, पर शादी की डेट 6 महीने के बाद की रखी गई। धीरे धीरे हम शादी की तैयारियों में जुट गए। एक रोज़ प्रतीक के माँ बाप ने मुझसे कहा कि मैं प्रतीक के साथ जाकर अपने लिए गहने पसंद कर लूँ। हमें लगा अब उन्हें कुंडलियों के बारे में कुछ जानना नहीं है और हमारे रिश्ते पर भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। उस रोज़ जल्दी जल्दी मैंने अपने बाल संवारे और प्रतीक की पसंद की ही ड्रेस पहनी। उसके बाद न जाने कितनी बार खुद को आईने में देखा और बार बार घड़ी भी देख रही थी कि मुझे इस बात का खटका लग रहा था कि कहीं घड़ी ही अटक तो नहीं गई है, कहीं ज़्यादा देर तो नहीं हो गई है। जब यह भरोसा भी टूट गया और बहुत देर बाद भी प्रतीक मेरे घर नहीं आया, तो मैंने ही सामने से फ़ोन लगाया यह पूछने के लिए कि हमें गहने पसंद करने जाना है तो आए क्यों नहीं। पर प्रतीक को फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। उसके घर के नंबर पर भी फ़ोन लगाया तो कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। मुझे चिंता होने लगी। सोचा चल कर मैं ही देख लेती हूँ, पर जैसे ही मैं प्रतीक के घर अंदर जाने लगी सबकी बातें सुन मेरे पैर वहीं बाहर ही रुक गए। प्रतीक बोल रहा था और उसकी आवाज़ में लग रहा था कि ये काफ़ी गुस्से में है। आप तो मान गई थी कि अब कोई कुंडली मिलवानी नहीं है, तो आज अचानक से क्या हो गया आपको? उस ढोंगी बाबा के भड़काने पर आप ठीक है तो मेरी भी बात सुन लीजिए। अगर मीरा से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा, पर किसी और के साथ शादी तो नहीं करूंगा। सुनकर मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। कुछ देर तो मैं काठ की मूर्ति की तरह जड़वत चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। फिर अंकल के चिल्लाने की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। अरे मूर्ख औरत, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया यह मंगला कुछ नहीं होता है, तो फिर कौन तुम्हें भड़का गया? वो ढोंगी बाबा? मत सुनो किसी की, यह शादी हो जाने दो। क्यों दो प्यार करने वालों को अलग करने का पाप अपने सिर पर ले रही हो? अंकल आंटी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। आंटी कहने लगी, देखो जी, सिर्फ प्यार से ज़िंदगी नहीं चलती और दुनिया कितने भी मॉडर्न क्यों न हो जाए, जो सही है वह सही है। मीरा मंगली तो है ही, ऊपर से काल सर्प दोष भी है उसमें। पंडित जी ने तो यहाँ तक कि कह दिया अगर हम अपने बेटे की शादी मीरा से कर देते हैं तो प्रतीक की जान को भयंकर खतरा है, उसकी जान भी जा सकती है। अब बोलो, क्या जानबूझकर अपने बेटे को मौत के मुंह में डाल दूं? जो भी हो, पर अब मैं यह शादी नहीं होने दे सकती। पर माँ, आप समझती क्यों नहीं? ये साधु महात्मा सब ढोंगी होते हैं, सिर्फ अपने को महान साबित करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। अब भी कहता हूँ, छोड़ दो अपनी जिद, किसी की बात में आकर अपनी ज़िंदगी नरक मत बनाओ, हो जाने दो हमारी शादी। प्रतीक की बातों में बेबसी साफ झलक रही थी। आंटी जब अपनी बातों पर अड़ी रही तो यह कहकर प्रतीक झल्ला उठा और वहाँ से चला गया। आपको जो ठीक लगता है कीजिए और मुझे जो ठीक लगेगा वो मैं करूँगा। अंकल कहने लगे, देखना एक दिन तुम ज़रूर पछताओगी और तब मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए। कहकर वो भी वहाँ से चले गए। समझ नहीं आ रहा था कि जैसे मेरी आंखें पथरा गई, जुबान बंद हो गई, कान सुन्न हो गए, जैसे मेरी सारी शक्ति खत्म हो गई। घर आकर मैं पट पड़ गई। माँ मेरे कमरे में चाय देने आई और मेरा चेहरा देखकर पूछा कि मैं प्रतीक के साथ गहने पसंद करने जाने वाली थी तो क्यों नहीं गई, पर मैंने चुप्पी साध ली। कुछ बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। माँ की जिद पर किसी तरह चाय समाप्त कर मैं सोने को हुई, पर फिर उनकी बातें याद कर झटके से उठी और वहाँ पड़े सामान को फेंकने और मरोचने में लगी। माँ डर गई और पूछने लगी, क्या हो गया, सब ठीक है ना? मेरे होठ काँप रहे थे। मैं बोलना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। माँ घबरा उठी, मीरा क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? फिर उन्होंने आवाज़ देकर पापा को बुलाया। पापा मुझे रोते देखकर व्याकुल हो उठे। कहने लगे, बेटा क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? पापा वो रोते रोते मेरी हिचकियाँ बंधने लगी। तभी प्रतीक की माँ
का फ़ोन आया। उन्होंने जो कहा सुनकर पापा वहीं ज़मीन पर धप्प से नीचे बैठ गए। पापा की तबीयत बिगड़ न जाए सोचकर मैंने ही पापा को ढांढस देने लगी। शाम को प्रतीक ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है, वहीं जहाँ हम हमेशा मिलते थे। मीरा सुनो मेरी बात और रोना बंद करो। कल ही जाकर हम मंदिर में शादी कर लेंगे। नहीं चाहिए मुझे माँ का आशीर्वाद, जैसे प्रतीक फैसला करके ही आया था। प्रतीक की बातों पर मैं चौंक गई। पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं प्रतीक? मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। तो मुझे भूल जाओ, क्योंकि माँ कभी हमें एक होने नहीं देगी। और मैं कहते कहते वो चुप हो गए। थोड़ी चुप्पी के बाद मैंने ही कहा, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ प्रतीक, और मेरे बीच हुई बातें मैंने माँ को बताई हैं। माँ कहने लगी, ऐसी शादी का क्या मतलब जिससे में बड़ों का आशीर्वाद ही ना हो। और जब उसकी माँ नहीं चाहती कि यह शादी हो, तो बेटी कोई बोझ नहीं है हमारे ऊपर। और बेटा, शादी सिर्फ लड़का और लड़की से नहीं बल्कि पूरे परिवार से होती है। मैंने सोचा माँ सही कह रही है, शायद हमारे भाग्य में मिलना लिखा ही नहीं है। अपने मन को कड़ा कर मैंने अपना फैसला प्रतीक को सुना दिया। सब बातों को भूलकर अपना मन काम और घर में रमाने लगी। पर जब आप किसी से बेइंतहा प्यार करते हो और उसे भूलना इतना आसान नहीं होता। पर मैं कोशिश कर रही थी। कई बार प्रतीक का फ़ोन भी आया, पर मैं उसे नज़रअंदाज करती रही। कुछ महीने बाद ही मेरी दीदी मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आई और उसकी ननद के रिश्ते में थी। पर पापा ने लड़के वालों को सब बता दिया कि मैं मंगली हूँ, और इस वजह से मेरी शादी टूट गई थी। लड़के के परिवार वाले कहने लगे हम मंगल अमंगल कुछ नहीं मानते, बस लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले। जल्द से जल्द मैं प्रतीक को अपनी यादों से मिटाना चाहती थी, इसलिए शादी के लिए मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया। ज़्यादा ताम झाम लड़के वालों को भी पसंद नहीं था। बड़ी ही सादगी से मेरी शादी वरुण के साथ हो गई। कहाँ मैं प्रतीक की दुल्हन बनने वाली थी और बन गई वरुण की दुल्हन। शादी के बाद मैं यहाँ मुंबई आ गई और अपना भी तबादला यहीं मुंबई में करवा लिया। वरुण जैसा दिलोजान से प्यार करने वाला पति पाकर मैं पूरी तरह से प्रतीक को भूल ही चुकी थी। जिगर और साक्षी के आने के बाद तो हमारा जीवन और भी खुशियों से भर गया। सुबह मन तो नहीं था, पर प्रतीक ने बात ही ऐसी बोल दी कि जाने माँ कब तक जिंदा रहे। यही बात सोचकर मैंने आंटी से मिलने का मन बना लिया। सोचा अब क्या बैर रखना। मुझे देखते ही आंटी रो पड़ी और अपने सीने से लगाकर मुझे कहने लगी, बेटा मुझ अभागन को माफ़ कर देना। तुम क्या गई, तुम्हारे अंकल भी हमें छोड़कर चले गए और जाते जाते बोल गए, अपनी करनी पर पछताओगी। उसकी बात लग गई, मैं पछता रही हूँ। हीरे को फेंक कर कांच का टुकड़ा उठा लिया अपने बेटे के लिए। बेटा, मैं अंधविश्वास के दलदल में फंस गई थी, कहकर आंटी फिर फफड़ पड़ी। तो क्या हुआ जो हम सास बहू न बन पाए? माँ बेटी का रिश्ता तो है न हमारा माँ, कहकर मैं उनके गले लग गई।